Hello everyone, welcome back. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की ये वीडियो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्जम नंबर 256 एंड 257 के बारे में. सो 256 अफॉर्जम एंड 257 डेफिनेटली फिनिश करेंगे, बट अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाती है तो 258 भी मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो में सम अप कर दूँ. तो हम 3 या 2 अफॉर्जम डेफिनेटली इस वीडियो में करने वाले हैं. आई रियली होप आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है अच्छे से. साथ ही साथ इन वीडियोस को कंसिस्टेंटली आप लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि उनको जो है ऑर्गेनॉन बहुत टफ लगती थी. अब इन वीडियोस की वजह से ऑर्गेनॉन उनको एक इजी सब्जेक्ट लगने लगा है. डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फुटनोट भी उनको आसान लग रहा है इन वीडियोस के ज़रिए. तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनती हूँ कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपकी फुल कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज टाइम पे, हम इस सब्जेक्ट को उतना सीरियस नहीं ले पाते हैं, या फिर कई बार बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई वुड रादर से कि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है. डॉक्टर हैनमन की जो राइटिंग है, प्लस हम जो इंडियंस जिस तरीके से इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाने की वजह से हमें ये थोड़ी कम समझ आती है. बट अगर इसको आसान तरीके से समझाया जाए तो इससे बेहतरीन कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता. प्लस इसके इसके अलावा भी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को ना करें और बाकी सब करने से आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन जाएंगे. पॉसिबल ही नहीं है. आप हर एक सब्जेक्ट को बाद में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन समझ नहीं आ रहा है तो इंटर्नशिप तक आपकी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. सो आई रियली होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इस सीरियसनेस को समझते हुए कि मैं जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के प्रॉपर फॉर्म्स आपको समझा रही हूँ, मेरे एफर्ट्स को देखते हुए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको जैसे हेल्प हो रही है उन सभी को हेल्प हो सके. एंड यू ऑल टुगेदर ग्रो एज अ फैमिली. हम लोग होम्योपैथिक फैमिली कम्युनिटी ऑल टुगेदर ग्रो करें. सभी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में अच्छा बनकर एक अच्छे प्रैक्टिशनर बने और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें टू क्योर. सो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 256 अगेन विच इज़ फ्रॉम 6th एडिशन. एंड क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमें मेडिसिन, जब हम केस टेकिंग करते हैं, जब फॉलोअप के लिए पेशेंट आता है तो हम उनमें क्या किस तरह से फॉलोअप को लेते हैं, किस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं, कैस कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जब हमें लगता है कि एग्रीवेशन हो रही है, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जब हमें लगता है एमिलिरेशन हो रही है. लास्ट अगर वीडियो नहीं देखी है तो 2-3 वीडियोस लास्ट देख लीजिएगा, जिससे कि आज का फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आ सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Aphorism number 256 says, on the other hand, if the patient mention the occurrence of some fresh accidents and in symptoms of importance. अब एक हमने इंसिडेंट पढ़ा था पिछले फॉर्मूला में कि अगर पेशेंट मेंशन कर रहा है आपको कि उसको कोई नया सिम्टम नहीं आ रहा है, आपने एक एक सिम्टम उनसे पूछा और सभी सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, कोई नया सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप इसे कंसिडर करते हैं कि पेशेंट को एमिलिरेशन हो रहा है, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है आपकी दवा देने से. नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर पेशेंट बता रहे हैं कुछ फ्रेश एक्सीडेंट्स, कोई नए सिम्टम्स जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, साइंस दैट द मेडिसिन चूजन हैज नॉट बीन स्ट्रिक्टली होम्योपैथिक, even though he should good naturally assure us that he feels better, as is not infrequently the case in physical patients with lung abscess. We must not believe this assurance, but regard his state as aggravated, as it will soon be perfectly apparent it is. Now we take it line by line. बहुत सिंपल सा बात है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कहा गया है. What actually means is, अगर पेशेंट मेंशन कर रहे हैं, इसका 6th एडिशन मैंने रीड किया, आप अगर 5th एडिशन पहले पढ़ें ना, अगर हम 5th एडिशन को पढ़ें यहाँ पर, तो 5th एडिशन में कुछ लाइन मिसिंग है, क्योंकि उसमें यहाँ मेंशन नहीं किया 5th एडिशन में टीसिकल पेशेंट्स विद लंग एब्सेस के बारे में. बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है.
नाउ 6th एडिशन में डॉक्टर हैनमन ने इसे ऐड किया, ये एडिशन क्यों लेकर आए? अगर ऑन द अदर हैंड अगर एक पेशेंट है जो मेंशन कर रहे हैं कि कुछ फ्रेश एक्सीडेंट्स हैं, उनको मेंशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, या कुछ साइंस है, सिम्टम्स हैं जिनको इम्पोर्टेंस दे रहा है पेशेंट, दैट द मेडिसिन चोजन हैज़ नॉट बीन स्ट्रिक्टली होम्योपैथिक, कि जो मेडिसिन आपने चूज किया वो स्ट्रिक्टली होम्योपैथिक नहीं था, even though he should good naturedly assure us that he feels better, और फिर भी अगर वो हमें पेशेंट बता रहा है कि वो पहले से अपरेंटली बेटर महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, एज इज नॉट इनफ्रीक्वेंटली द केस, जो कि बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट नहीं है, केस मतलब बहुत फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंटली ऐसा केस आपको थीसिकल पेशेंट में विद लंग एब्सेस, थीसिकलिस, ट्यूबरकुलस, सो ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट्स में, लंग एब्सेस के केसेस में ऐसे पेशेंट्स आपको दिखते हैं, तो हमें इस एश्योरेंस पे बिलीव नहीं करना है। कुछ फ्रेश एक्सीडेंट्स और कुछ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पेशेंट बता रहा है, बट जनरली इन जनरल वो आपको क्या कह रहे हैं कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ, स्पेशली अगर ये केस ट्यूबरक्यूलोसिस या लंग एब्सेस के साथ है, तो आपको उसे बिलीव नहीं करना है। वी मस्ट नॉट बिलीव दिस एश्योरेंस बट रिगार्ड हिज स्टेट एज एग्रीवेटेड, और उसकी स्थिति को आपको एग्रीवेशन कंसिडर करना है, एमिलियरेशन कंसिडर नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पेशेंट बोल रहे हैं मैं बेटर हूँ, क्योंकि हमने पहले के फॉर्म्स में क्या पढ़ा था, पेशेंट अगर इन जनरल काम है, क्वाइट है, उसको मेंटली पीस उसको फील हो रही है, तो ये चीज़ें अगर उसे महसूस होती है और एक दो सिम्टम्स अगर आ भी रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसे एमिलियरेशन में कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हैनमन क्या कह रहे हैं, अगर पेशेंट क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का है विद लंग एब्सेस, ऐसा कोई कंडीशन है, तो आप फ्रेश एक्सीडेंट्स को, साइन एंड सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देंगे और पेशेंट को कंसिडर क्या करेंगे, एग्रीवेटेड कंसिडर करेंगे, एज इट विल सून बी परफेक्टली एपरेंट इट इज, क्योंकि आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में वो चीज़ बिल्कुल एपरेंटली आपके सामने आ जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियरली आपके सामने आ जाएगी कि पेशेंट एग्रीवेटेड ही है, क्योंकि जो मेडिसिन आपने चूज की दैट वाज नॉट स्ट्रिक्टली होम्योपैथिक। आई रियली फील अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डॉक्टर हैनमन क्या कह रहे हैं। Aphorism number 257 says, the true physician will take care to avoid making favorite remedies of medicines, the employment of which he has by chance perhaps found often useful and which he has had opportunity of using with good effect. बहुत important चीज है। नाउ ये हम आप लोग अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ एक रेमेडीज हमारी फेवरेट रेमेडीज बन जाती हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है ना। बार बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ने से क्या आपको बार बार एक रिमाइंडर मिलता है कि आपको ये नहीं करना। क्या नहीं करना, डॉक्टर हैनमन हमें कह रहे हैं कि आपको एक ट्रू फिजिशियन जो होता है ना, वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसके जो फेवरेट मेडिसिन है या फेवरेट रेमेडीज ऑफ मेडिसिन नहीं बने। फेवरेट रेमेडीज ऑफ मेडिसिन मतलब मेडिसिन, ड्रग, रेमेडीज, इसका डिफरेंस मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं फिर बता रही हूँ। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में कोई भी बदलाव लेकर आता है। मेडिसिन क्या होती है, जब वो एक हेल्थ हज़ार्ड को चेंज करने के लिए होती है। वो रेमेडीज कब बनती हैं, जब वो किसी एक पेशेंट को दी जाती है और वो उस पेशेंट को हेल्दी करती है, तो वो रेमेडीज बनती है ना। मेडिसिन क्या थी, मेडिसिन एक ऐसी जो कि पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आती है हेल्थ के अंदर, और वो वही सिम्टम्स को क्योर भी करती है। लेकिन जब तक आपने उसे पेशेंट को नहीं दिया, एक डिजीज पर्सन को नहीं दिया, और उस दवा ने काम नहीं किया, तब तक वो रेमेडी नहीं है। नाउ फेवरेट रेमेडीज ऑफ मेडिसिन आपको नहीं बनानी है, वो ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है ट्रू फिजिशियन को। बाई चांस परहैप्स फाउंड ऑफन यूजफुल, क्यों, कैसे होता है ये चीज़, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच ही हैज़, डॉक्टर ने कई बार, फिजिशियन ने मान लीजिए कई बार कोई दवाई दी और कई बार उसको उसका बहुत बेहतर असर देखने मिला है और अच्छे इफेक्ट्स के साथ उसको यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिली है उस दवा को। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोनिया आपने स्वेलिंग के केसेस में दी, राइट, या फिर आपने रास्टॉक्स जॉइंट्स के केसेस में दी, या फिर रूटा आपने टेंडन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, इनके पेन से रिलेटेड दी, या फिर आपने साइलिशन केसेस ऑफ पस दी ना। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये दवा इसके लिए काम आती है, बट अगर ये ही रेमेडी आपकी फेवरेट हो जाती है इन ऑल केसेस ऑफ पस, in all cases of pain, in all cases of swelling, then
ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई फेवरेट रेमेडी नहीं बन जाए, कि आपको आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिली, ये सिलेक्ट करके आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिली कि आपने ये दवाई दी और हर बार आपको उसके गुड इफेक्ट्स देखने मिले हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप उस दवा को अपनी फेवरेट रेमेडी ना बना लें। इफ़ ही डू सो, अगर ट्रू फिजिशियन ऐसा करते हैं, सॉरी ट्रू फिजिशियन वो कहलाएंगे ही नहीं, अगर कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा है, some remedies or rarer use which would have been more homeopathically suitable, consequently more serviceable, will often be neglected. Now what happens, अगर ऐसा होता है रेयरली या फ्रीक्वेंटली, तो जो भी बहुत होम्योपैथिकली सूटेबल मेडिसिन होगी, जो बहुत ज़्यादा सर्विसेबल हो सकती है, वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। मतलब बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर जो दवा इस केस में काम आने वाली थी या आ सकती थी, होम्योपैथी के लिए आप चूज कर सकते थे, ज़्यादा सूटेबल थी, जो ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाती पेशेंट को, वो यहाँ पर इग्नोर हो गई और आपकी जो फेवरेट रेमेडी है आपने वो पेशेंट को दे दी, राइट। सो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना होता है। नेक्स्ट फॉल्सम इज फॉल्सम नंबर 258. The true practitioner, moreover, will not in his practice with mistrustful weakness neglect the employment of those remedies that he may now and then have employed with bad effects. आप गुड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन के बारे में बात कर लिए, बैड इफेक्ट्स वाली के बारे में भी कर लेते हैं। एक ट्रू प्रैक्टिशनर, मोर ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रू प्रैक्टिशनर कभी भी अपनी प्रैक्टिस में मिसट्रस्टफुल वीकनेस, नेग्लेक्ट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज के एम्प्लॉयमेंट को नेग्लेक्ट नहीं करेगा जिसको कभी भी उसने एम्प्लॉय किया हो और उसके बैड इफेक्ट्स देखे हो, owing to an erroneous selection, गलत सिलेक्शन की वजह से, फ्रॉम हिज ओन फॉल्ट, अपनी गलती की वजह से, और अवॉइड देम फॉर अदर, या फिर कोई और मिस्टेक, किसी और की मिस्टेक की वजह से, फॉल्स रीजंस की वजह से, अगर किसी भी दवा के उन्होंने बैड इफेक्ट्स देखे हैं, तो उस दवा के एम्प्लॉयमेंट को देने में भी वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एज दैट दे वर अनहोम्योपैथिक फॉर द केस ऑफ डिजीज बिफोर हिम, क्योंकि वो उस डिजीज के लिए, उस केस के लिए अनहोम्योपैथिक थी। ही मस्ट बेयर इन माइंड द ट्रूथ, उनको दिमाग में ये ध्यान रखना है, सच्चाई याद रखनी है, that of medicinal agent that one alone invariably deserve the preference in every case of disease which correspond more accurately by similarity to the totality of characteristic symptoms. Now he must bear in mind the truth that of medicinal agents that one alone invariably deserve, ऐसे medicinal agents जो अकेले डिजर्व करते हैं उनकी प्रेफरेंस हर एक केस ऑफ डिजीज में, मोर एक्यूरेटली, जब आप उसे सिमिलैरिटी से, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से टोटलिटी बनाते हैं, सिमिलैरिटी जनरेट करते हैं, एंड दैट नो पैल्ट्री प्रेजुडाइसेस शुड इंटरफेयर विद दिस सीरियस चॉइस। तो इस सीरियस चॉइस करते वक्त आपका कोई भी दिमाग में प्रेजुडाइज नहीं आना चाहिए, बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली, कि आपको जब ये ध्यान रखना है कि आपने कोई मेडिसिन पहले दी थी जिसके अच्छे रिजल्ट्स आपको सो एंड सो केस में देखने मिले, तो आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन विद बैड इफेक्ट्स आपने कभी किसी पेशेंट को दिया, उसका कोई बैड इफेक्ट नजर आया, कैसे बैड इफेक्ट कैसे नजर आया, या तो अनहोम्योपैथिक सिलेक्शन था, दैट मीन्स देयर वाज सम फॉल्ट हमारे पार्ट पर, हमसे कोई गलती हुई, या फिर पेशेंट से कोई मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मेडिसिन के कोई फॉल्स इफेक्ट देखने मिले हैं या बैड इफेक्ट देखने मिले हैं, तो वो दवाई को भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ अच्छा अच्छा याद नहीं रखना, आपको अपने बुरे भी सारे आउटकम्स याद रखने हैं आपको दवा देने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वंस आई गिव सल्फर, ओके, तो किसी दैट टाइम आई वॉज इन माई लाइक बिगिनिंग ऑफ दिस, तो मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हो रही थी आफ्टर इंटर्नशिप, आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग एंड टेकिंग केसेस एंड लर्निंग अ लॉट, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वंस आई गिव सल्फर 1 ml टू अ पेशेंट, और वो भी बिकॉज I saw one of the practitioner giving sulfur 1 ml and getting good results out of it. He said that it works beautifully. Sulfur 1 ml दे देना चाहिए,
बहुत अच्छा काम करती है। आई डिड नॉट सी द पेशेंट, मैंने पेशेंट को डायरेक्टली नहीं देखा था, सल्फर 1 ml दे देना चाहिए। सो आई ऑल्सो इन केसेस ऑफ रैशेज एंड ऑल, देयर वाज सिवियर इचिंग, बहुत इचिंग थी पेशेंट को, रैशेज थे, एंड इट वाज अ कंप्लीट सल्फर पेशेंट ओनली, था वो पूरा सल्फर पेशेंट। तो आई सेड कि सल्फर 1 ml दे देते हैं। इतना वर्स रिएक्शन हुआ पेशेंट को, इतना वर्स रिएक्शन हुआ, आई कुड नॉट हैंडल इट। एंटीडोट किया, बहुत कुछ किया, पेशेंट को बहुत कन्विंस किया अच्छे से, देन ओनली वो जब चीज़ें सेटल हुई उसके बाद आप उस केस को वापस रीटेक कर सकते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, तब मुझे दैट वाज अ लर्निंग लेसन, बहुत बड़ा लेसन था कि सल्फर जो है एक ऐसी मेडिसिन है जिसको बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर सल्फर 1 ml 3 दिन खिला देंगे, लगातार 3 दिन 2-2 बूंदे, नो। सल्फर एक बहुत, सल्फर पे तो हमने कितने सारे फॉर्म्स किए ना, बहुत पोटेंट मेडिसिन है, बहुत डीप मेडिसिन है। इस मेडिसिन के लिए आप 30 CB दे रहे हैं अगर, या 6 CB दे रहे हैं, 12 CB दे रहे हैं, तो आप बहुत सोच समझ के दीजिए कि एक खुराक के बाद आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। तब से मैं सल्फर 30 एक डोज देने के बाद दूसरा डोज रिपीट ही नहीं करती हूँ 15-20 दिन से पहले, बिकॉज आई नो कि सल्फर क्या क्या कर सकती है। सो दिस एक्चुअली वॉज अ लर्निंग लेसन। और उसके बाद से सल्फर 30 धीरे धीरे मैंने देना स्टार्ट किया, देन आई जम्प टू सल्फर 200। तो वो कैसे आपको सल्फर 30 से सल्फर 200 जंप करना है, कितने दिन में जंप करना है, सल्फर का असर कब दिखेगा, कितने दिन में दिखेगा, कितनी पोटेंसीज मैं दे सकती हूँ, कितनी डोजेज मैं दे सकती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने सीखी। नाउ दैट वाज ओनली द यूज़ ऑफ सल्फर। सिमिलरली मैं वही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने गुड रिजल्ट्स याद रहते, रशटॉक्स ने इस पे ऐसा काम किया था, सीपीआई इन केसेस में ऐसा काम करती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको अपनी गलतियाँ, स्पेशली अपने फ्लॉज, वापस भूल के भी रिपीट नहीं करने हैं। इफ़ यू हैव सीन कि अनहोम्योपैथिक सिलेक्शन था आपका और आपने क्या किया, आपकी गलती की वजह से पेशेंट को आपने कुछ भी पकड़ा दिया। सो दिस इज ऑल, दिस वाज माई एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो वेट करते हैं वीडियोस का, कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज आई एम इन माई प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के टाइम पर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और आपको बहुत अपना सेल्फ केयर भी करना पड़ता है, और रिपीटेड फॉलो अप्स एंड ब्लड टेस्ट एंड चेकअप्स एंड ऑल, तो वो शूट करने का टाइम मुझे बहुत कम मिल पाता है। व्हेनेवर आई गेट द टाइम तो मैं आपके लिए शूट करके सबसे पहले वीडियो डालती हूँ। तो ये प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है चीज़ों को लेकर, बट आप इसी तरह से प्यार देते रहिए, मैं इसी तरह से वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आप सभी को वीडियोस टाइमली मिलते रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। एंड आई वुड लव अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। डेफिनेटली अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, किस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे देखना है पेशेंट को, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जब पेशेंट को हॉस्पिटल भेजते हैं, या पेशेंट अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या उनको प्रोसेस होता है, प्लान होता है। अगर ये सभी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर इट। अगर आप कमेंट बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि आपको ये भी सीरीज़ चाहिए, तो आई एम गोना स्टार्ट दैट सीरीज़। सो lots of love to you. Thank you so much. Stay tuned. Bye bye.